नमस्कार दोस्तों। नीतियाँ, योजनाएं एवं कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और न केवल सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस, पीसीएस, अन्य आयोग एवं लोअर सबऑर्डिनेट तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार सभी परीक्षाओं में नीति आयोग के बारे में प्रश्न आता है। जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और योजना आयोग के बारे में प्रश्न आता था, उसी प्रकार से अब नीति आयोग पर प्रश्न बनते हैं। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह पर स्थान ग्रहण किया था। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार ने कार्यभार संभाला तो योजना आयोग को डिसॉल्व कर दिया गया, तो कि योजना आयोग मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा 1950 में बना था और उसको समाप्त करके मंत्रिमंडल ने एक नया संकल्प पारित करके नीति आयोग का गठन कर दिया। योजना आयोग में यह कमी बताई गई कि वो सेंट्रलाइजेशन पर विश्वास करता था और उसकी योजनाएं राज्यों को थोपी जाती थीं। और हमारा जो नीति आयोग है उसको सहकारी संघवाद शब्दों का ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि आप अगर प्रश्न पत्र में लिखते हैं तो उस प्रश्न का उद्देश्य पूरा होता है, उत्तर का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो नीति आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था। अब आपको सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का मतलब सहकारी संघवाद है क्या? सहकारी संघवाद देखिए हमारे संविधान की मूलभूत भावना है, बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि हमारे संविधान को 3 सूचियों में, संविधान में जो कार्य हैं उनको 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अर्थात सभी अपने अपने काम करेंगे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए। तो इसको हम सहकारी संघवाद कहते हैं कि कोई योजना ऊपर से नीचे न थोपी जाए, बल्कि अगर ऊपर योजना बनाई जाए तो निचले लेवल को उसमें सहयोग में लिया जाए, उससे पूछताछ की जाए, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी ज़रूरतों के अनुसार ही योजनाएं बनाई जाए। तो नीति आयोग इस कार्य को कर रहा है। इसीलिए नीति आयोग के संगठन में जो आपकी शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल जरूर जुड़े हुए हैं। ये इनसे चर्चा परिचर्चा जरूर होती है। तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, उसका सिद्धांत का मुख्य परिपालन करना नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, सतत एवं समावेशी विकास। इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, सतत एवं समावेशी विकास। सतत का मतलब होता है आपका सस्टेनेबल और समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव। दोनों का अर्थ समझ लीजिएगा। सतत का मतलब है सस्टेनेबल, ऐसा जो कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी करे और भविष्य की आने वाली पीढ़ी की भी ज़रूरतें पड़े बिना किसी प्राकृतिक नुकसान पहुंचाए। यानी कि आप अपनी ज़रूरतों का, अपनी आवश्यकताओं का इस प्रकार से प्रयोग करें कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वो चीज़ें सुरक्षित बनी रहें, सस्टेन बनी रहें, सतत बनी रहें। ठीक है, इसीलिए 17 सस्टेनेबल गोल रखे गए हैं। आप पढ़ के रखिएगा, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। उन 17 गोल को प्राप्त करने के लिए आपके 2030 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग सतत प्रयास कर रहा है। दूसरा आता है समावेशी विकास के लिए नीतियां तैयार करना। समावेशी विकास की मतलब है कि सबको इंक्लूड कर लो। समाज के ऐसा तबका जो विकास से बहुत पिछड़ा हुआ है, जो आपके डेवलपमेंट इंडेक्स में उनका परसेंटेज बहुत कम है, जैसे महिला हो गए, विकलांग हो गए, गरीब हो गए, निर्धन हो गए, आपके विभिन्न अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, अगर कोई भी क्षेत्र छूटा हुआ है विकास से तो उसको भी समावेश कर लीजिए। तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल और समावेशी। इसके लिए भी सरकार योजना बना रही है कि किस प्रकार से हम सस्टेनेबल गोल को निर्धारित करें।
सस्टेनेबल गोल में आप देखते हैं महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्धारण किया गया है, विकलांगों के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, ठीक है ना। आपका इसी प्रकार से इस सहकारी संघवाद को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई है, पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुद्रा योजना, जैसे गरीब से गरीब आदमी के लिए अगर कोई व्यवसाय करना चाहे तो मुद्रा योजना के अंतर्गत। जनधन योजना एक इंक्लूजन का सबसे अच्छा स्रोत है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का खाता खुलवा दिया जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हमने किया है। ये सस्टेनेबल गोल है और ये इस प्रकार के योजनाओं से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रकृति का आराम से अच्छे से उपयोग करने का अवसर मिलेगा। अगला आता है जो हमारी नीति आयोग के गठन का उद्देश्य है कि योजनाओं को विकेंद्रीकृत बनाना। योजनाएं पर विचार तो करेगा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करेगी राज्य। राज्य को इम्प्लीमेंट करने के लिए विकेंद्रित बनाकर सबका उन्होंने एक सूचकांक निर्धारित कर दिया है और ये हर राज्य को देखा जा रहा है, उसको आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है और पुरस्कार दिए जा रहे हैं कि अपने इंडेक्स में कौन सा राज्य अच्छा कार्य कर रहा है उन योजनाओं को संचालन करने में। इसके बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी आ रही है। नीति आयोग ने योजनाओं को तो बनाया है, उसका आपका सफलता का इंडेक्स बनाया है और उस इंडेक्स के आधार पर हर वर्ष राज्यवार उनको ग्रेडिंग की जाती है। तो योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य को अधिक से स्वतंत्रता दी जा रही है कि उन्हीं के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। पीएफएमएस योजनाएं लागू की जा रही हैं, पैसा सरकार के द्वारा राज्यों को भेजा जा रहा है, राज्य अपना राज्यांश प्रयोग करके योजनाओं को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस उद्देश्य से हमारी नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा नीति आयोग के उद्देश्यों को अगर हम पॉइंट वाइज करें तो देखिए मैंने अलग अलग पॉइंट वाइज कर लिया, आपको याद कर लीजिएगा। अगर ये 125-200 क्वेश्चन नंबर वर्ड्स में आता है तो आप अच्छे से लिख सकें। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना मैंने बता दिया है कि आपस में मिलकर योजनाओं को बनाना। नीतिगत निर्णयों की विशेषज्ञता लाना, तो नीतिगत निर्णयों की विशेषज्ञता लाना भी नीति आयोग का उद्देश्य है, क्योंकि उसके जो संगठन में विशेषज्ञों को रखा गया है, अपने अपने सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको उनकी विचारों को ध्यान रखते योजनाएं बनाई जा रही हैं। सतत एवं समावेशी विकास की योजना बनाना, अभी मैंने बता दिया कि योजनाएं ऐसे बनाइए जिसमें जो वर्ग वंचित रह गया है विकास से उसको जोड़िए और इस प्रकार से योजनाएं बनाइए कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन ना हो और हमारा जलवायु अनुकूलन हो, मौसम अनुकूलन हो, पर्यावरण अनुकूली वो योजनाएं हों, किसी प्रकार के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली योजनाएं ना हो। नवाचार एवं उद्यमता को बढ़ावा देना। नवाचार मीन्स इनोवेशन, उद्यमता एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में आप देखिए जो नाम आ रही है योजनाओं का, उन सब योजनाओं को पढ़ लेंगे तो आप इसमें विस्तार से लिख देंगे। स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, आपका स्मार्ट सिटी योजना, आपका मेक इन इंडिया, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, लिंकरिंग योजना, टिंकरिंग योजना, ये सब योजनाएं हैं, ये इनोवेशन की योजनाएं हैं। इनोवेशन का मतलब है कि R&D के द्वारा रिसर्च से डेवलपमेंट करके उनको इस प्रकार से विकास कराना योजनाओं के बारे में, जिससे अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके योजनाएं बनाई जाए, उनका अधिक से अधिक इस प्रकार से नवाचार किया जाए और कि नए नए क्षेत्रों में विकास करने का मौका मिले। इसीलिए आपका नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा बनाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया की वो किया गया है, विचार लाया गया है। मेकिंग इंडिया इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। डिजिटल इंडिया भी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ये सब हमारे मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन, ये सब इनोवेशन के ही योजनाओं को है और ये सब हमारी नीति आयोग के द्वारा ही बनाया गया है। तो आप इसमें लिखिएगा नवाचार उद्यमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। राज्य को विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखना। अगर राज्य का कोई अगर राज्य पिछड़ा है या पहाड़ी राज्य है या वहाँ की दुर्गम स्थिति है तो उसके लिए भी नीति आयोग अलग से योजनाओं का निर्धारण करता है वहाँ की आवश्यकता के आधार पर। तो नीति आयोग के उद्देश्य हैं। नीति आयोग की उपलब्धियों में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उनको ध्यान रखकर बहुत सी योजनाएं बनाई जा रही हैं।
ये सारी योजनाएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कहता है 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आप 17 लक्ष्यों को याद कर लीजिएगा कि कभी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है पीसीएस मेंस में, आईएएस मेंस से, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के मेंस में, एसएससी मेंस में या प्री परीक्षाओं में कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने निर्धारित किए हैं और भारत सरकार उस पर कदम उठा रहा है। तो हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत नीति आयोग ने किसी न किसी योजना का निर्धारण कर रखा है और वो ऐसी योजना है जिससे कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों को कुठाराघात न करते हुए वर्तमान एवं भविष्य की उन्नति के लिए कदम उठाना, ऐसी योजनाएं कि अधिक से अधिक प्राकृतिक संशोधन का दोहन न किया जाए और जो भी दोहन किया जाए उसको इस प्रकार से दोहन किया जाए कि भविष्य की पीढ़ी को उसका नुकसान न उठाना पड़े। इसके लिए आकांक्षी जिला योजनाएं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इतना लिख देंगे नीति आयोग में तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। नीति आयोग के संगठन के बारे में देख लीजिए। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी जी हैं, पहले अरविंद आपका थे, अब जाकर पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी 2 सदस्य हैं जो कि विश्वविद्यालयों शोध संस्थानों से लिए गए हैं। अंशकालिक सदस्य के संबंध में भी उल्लेख किया गया है, इसमें विशेषज्ञों को रखा जाता है। तो नीति आयोग के संगठन में अध्यक्ष हैं जो कि हमेशा प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष ये कार्यकारी व्यक्ति होंगे, पूर्णकालिक सदस्य हैं, अंशकालिक सदस्य हैं। एक पदेन सदस्य में कैबिनेट के 4 मिनिस्टर रखे जाते हैं इस समय, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके और होम मिनिस्टर, ये आपके 4 मनोनीत सदस्य हैं प्रधानमंत्री द्वारा। एक इसका सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, जो पूरे नीति आयोग के संगठन को चलाता है, उनके कर्मचारियों पर कंट्रोल रखता है, इम्प्लीमेंट कराता है। वो एक आईएएस होता है, अतिरिक्त सचिव रैंक का भारत सरकार के, उनको हम सीईओ बनाते हैं। तो इसमें क्या एक सीईओ भी हैं। तो नीति आयोग की एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल रहते हैं जो योजनाओं के निर्माण में सरकार से, भारत सरकार से डिस्कशन करते हुए योजनाओं का निर्माण करते हैं। अब जब भी आप कोई नीति, कोई भी आप संगठन के बारे में आप चर्चा करते हैं तो थोड़ा उसका मूल्यांकन करना चाहिए, आलोचना। केवल प्रशंसा लिखकर ही प्रश्न खत्म करेंगे तो फिर एक तरफा होगा। आप ये आलोचना कर सकते हैं कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय न होने का इसके पास ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने बनाया है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, मंत्रिमंडल ने इसका निर्माण किया है, तो इसका मतलब है कि मोनोपोली सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। तो ये केंद्रित ये निकाय है जिसमें कहा तो गया है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, लेकिन ये कहीं ना कहीं केंद्र की ओर पक्षपाती है और केंद्र का निर्णय ही इस पर सर्वोपरि होता है। और दूसरी बात, इसकी प्रगति सलाहकारी है। ये योजनाएं तो बनाता है, परामर्श भी देगा, योजनाओं का विजन भी प्रस्तुत करेगा, लेकिन उसको मानना न मानना सरकार पर निर्भर करता है, इम्प्लीमेंट करना सरकार पर निर्भर करता है। जैसे फाइनेंस कमीशन है, सीएजी की रिपोर्ट है, इनको लागू कराना एक बाध्यता रहती है सरकार की, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनकी रिपोर्टें संसद में रखी जाती हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट संसद में नहीं रखी जाएगी। संसद, क्योंकि ये कैबिनेट का द्वारा बनाया गया आयोग है, इसलिए इसकी कोई रिपोर्ट संसद में नहीं रखी जाएगी और संसद इनके किसी भी रिपोर्ट, किसी योजना पर डिस्कशन नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इनके पास कोई आदेशात्मक शक्ति नहीं है। ये नीतियों का निर्माण करते समय ये नहीं कह सकते कि ये बाध्यकारी है, सरकार को इसको लागू करना होगा। ठीक है, तो और ना इसके पास कोई वित्तीय संसाधन आवंटन शक्ति है, इसके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है कि इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स योजना बनाने के साथ साथ पैसे का आवंटन भी करे। आपने योजना बना दिया, नीति आयोग योजना बना देता है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ऐसी योजनाएं बंद बस्ते में ही रह जाएंगी और इम्प्लीमेंट के लिए नहीं आ पाएंगी। तो ये कभी कभी नीति आयोग की आलोचना की जाती है और इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, इसके सीईओ पर नियंत्रण होता है, इसके उपाध्यक्ष पर नियंत्रण होता है सरकार का। सरकार के द्वारा ही गठन नियुक्ति की जाती है उपाध्यक्ष की, इसके अंशकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये निकाय, ये आलोचना है। लेकिन अंत में आप बताएंगे कि आलोचना के बाद नीति आयोग विगत 10 वर्षों में, अगर 10 वर्षों की उपलब्धियां लिखेंगे तो जितनी भी योजनाएं आपको याद आ रही होंगी
जितनी भी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी योजनाएं आप परीक्षा में पढ़कर जा रहे हैं, उन सारी योजनाओं का उल्लेख कर दीजिएगा और कहिएगा कि नीति आयोग के गठन के पश्चात उसके ही द्वारा इन योजनाओं का खाका, पूरा प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत किया गया है और सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और इम्प्लीमेंटेशन का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में स्पष्ट दिख रहा है कि नीति आयोग आपके भारत के प्रगति और विकसित भारत का संकल्प 2047 का जो विजन है उसको पूर्ण करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये कहते हुए नीति आयोग को आप पूरा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि नीति आयोग के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और ये टॉपिक बहुत ही ज्वलन टॉपिक है। पीसीएस मेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आपका सेकंड पेपर है गवर्नेंस का, कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का, उसमें ये जरूर आएगा। आपके सिविल सेवा की परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की परीक्षा में महत्वपूर्ण है, इसके अलावा प्री परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्री परीक्षा में आएगा कि योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया, तो नीति आयोग। नीति आयोग क्या संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, कार्यकारी संस्था है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये कार्यकारी संस्था मंत्रिमंडल संकल्प द्वारा आ जाएगा। नीति आयोग का गठन किस प्रकार से किया गया है? संविधान में संशोधन के द्वारा किया गया है। मूल संशोधन में इसका उल्लेख है, संसद में प्रस्ताव पारित करके किया गया है, या मंत्रिमंडल संकल्प द्वारा किया गया। आप टिक लगा देंगे, मंत्रिमंडल संकल्प के द्वारा किया गया है। प्री में क्वेश्चन बन सकता है इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई, 1 जुलाई 2015 को हुई, 1 जनवरी 2016 को हुई, 1 जुलाई 2017 को हुई, तो आप 1 जनवरी 2015 लिख देंगे। आ जाएगा कि आप बताइए नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री है कि आपके प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त प्राधिकारी है कि कोई मंत्री है या कोई अन्य व्यक्ति है? तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी है। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्री के क्वेश्चन आएगा। क्या ये संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, कार्यकारी संस्था है? तो आप बोलेंगे ये कार्यकारी संस्था है। तो ऐसे प्री में क्वेश्चन बन जाता है। क्या ये सलाहकारी संस्था है कि संवैधानिक संस्था है कि अनिवार्य रूप से इसके जो सिफारिश उसको मानने योग्य है? आप बोलेंगे कि ये सलाहकारी संस्था है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के प्री के क्वेश्चन बनेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नीति आयोग के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली है। अगर आपको अच्छी जानकारी मिली है तो आप सुनने के बाद मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया करें, साथ साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो भी अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कंपटीशन के लेवल पर आना चाहते हैं तो उनको आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने, प्रमोट करने और सुनने का सुझाव जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।